एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, 7 मार्च, 7 अप्रैल, मई, जून। तो ये कब मनाया जाता है? तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से ऑप्शन सी यानी कि 7 मई। 7 मई जो है ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो 7 मई के दिन जो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। तो अब अगर 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है तो बाकी 4 दिन क्या मनाया जाता है? देखिएगा सबके बारे में चर्चा करते हैं कि 7 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय वन औषधि दिवस, राष्ट्रीय वन औषधि दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स दिवस। 7 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो ये 4 पहले प्रश्न से ही जानकारी हमें मिल गई है कि 4 प्रश्नों की जानकारी मिल गई। उसके साथ अब हम बात करेंगे इस प्रश्न की जानकारी। इस प्रश्न की जानकारी की तरफ चलेंगे कि इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो 1996 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत करी गई थी। बात करेंगे किसके द्वारा करी गई थी? तो ये IAAF के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। बात करेंगे इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि एथलेटिक्स के क्षेत्र में नई प्रतिभा और युवाओं को प्रोत्साहित करना, कि जो नई प्रतिभा होती है, नए युवा खिलाड़ी जो होते हैं उनको एथलेटिक्स के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। अब ये तो है विश्व एथलेटिक्स दिवस, लेकिन राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 अगस्त को, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। लेकिन देखिएगा IAAF, यहां पर आपने एक टर्म पढ़ी है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम जरूर पढ़ेंगे। क्या जानकारियां है? तो देखिएगा सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म कि IAAF अर्थात इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। उसके बाद बात करें इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है मोनाको में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? तो ये इसकी स्थापना स्वीडन में करी गई थी। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो IAAF के जो अध्यक्ष हैं वे है सेबस्टियन कोए जो है वे इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। तो ये सारी जानकारियां इस प्रश्न की हमने पढ़ ली है। उसके बाद पहले प्रश्न की पूरी जानकारियां समाप्त। दूसरे प्रश्न की तरफ कि दुनिया के सबसे बड़ा हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण किसके द्वारा किया गया? दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण जो है ये किसके द्वारा किया गया? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से जल्दी से आप देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से स्ट्रेटो लॉन्च जो है इसके द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज के उड़ान का परीक्षण किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। लेकिन 4 ऑप्शन की थोड़ी जानकारी कर लेंगे, उसके बाद प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो आइएगा इंडिगो पहले ऑप्शन में था। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी तो 2005 में इंडिगो की स्थापना हुई थी। चेयरमैन कौन है? तो एम दामोदरन जो है वे इंडिगो के चेयरमैन है। दूसरा है एयर अमेरिका की स्थापना जो है 1946 में हुई थी। हमने इसके चेयरमैन का नाम इसलिए नहीं बताया है क्योंकि ये अमेरिका प्रशासन के अधीन कार्य करती है, तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के अधीन ये कार्य करती है। तीसरा ऑप्शन है एयर इंडिया जो है इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1932 में करी गई थी। इसके अध्यक्ष और MD प्रबंध निदेशक की अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष और MD है राजीव बंसल। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमें मिली। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े जहाज का उड़ान परीक्षण किसने किया है? स्ट्रेटो लॉन्च ने। तो ये जानकारी हमें यहां से देखिएगा, ये डी था, ये ए हो गया है, उसको कोई बात नहीं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बल्कि इस प्रश्न की जानकारियों की तरफ। तो देखिएगा इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन और अंतरिक्ष तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया। मतलब कि जो अंतरिक्ष में वाहन भेजे जाते हैं, जो अंतरिक्ष में उड़ान करी जाती है, जो अंतरिक्ष में आपके सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, जो रॉकेट भेजे जाते हैं, उनको परिवहन के लिए इसका कार्य किया जाएगा। और इसका अगर हम बात करें इसका नाम क्या है तो इसका नाम है ROC, ROC इसका नाम है। इसके पंख जो है उनकी लंबाई की बात करें तो 385 फीट 117 मीटर की लंबाई के इसके पंख हैं, जो कि 321 फीट की ह्यूजेस H4 हरक्यूलिस उड़ान नाव को पार करता है।
अगर इसकी खासियत की बात करें तो इसका लक्ष्य ये है कि 5.5 लाख पाउंड का पेलोड ले जाना, यानी कि इतने पाउंड का 5.5 लाख पाउंड का सामान कार्गो को ये लेकर के जा सकता है। और इसकी यह ऊंचाई से यानी कि पृथ्वी से ऊपर जाकर के, पृथ्वी के पर्यावरण से ऊपर जाकर के रॉकेट को लॉन्च करेगा। अब देखिएगा, रॉकेट जो है वो पृथ्वी के ऊपर जाकर के लॉन्च करने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अगर रॉकेट आपने धरती से प्रक्षेपित करना है तो आपको बहुत ज्यादा पोल्यूशन करना पड़ता है यहां पर। उस पोल्यूशन से बचने के लिए ही अब धरती के जो सीमा होती है उससे ऊपर जाकर के उसे लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये ताकि पर्यावरण जो है वो भी खराब ना हो, नष्ट ना हो, प्रदूषित ना हो। अब थोड़ी जानकारी हम पढ़ेंगे इस वाहन के बारे में। देखिएगा, ये वाहन है, देखिएगा इसके जो पंख है वो देखिएगा कहां से कहां तक ये 2 एरोप्लेन्स के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे एक एरोप्लेन ये है और दूसरी एरोप्लेन ये है, 2 एरोप्लेन्स को एक साथ में उड़ाया गया। ये इतने बड़े इसके पंख है। तो इस प्रकार का ये हवाई जहाज था। तो इसके अगर बात करें, स्ट्रेटोलॉन्च ने लॉन्च करी है। मुख्यालय स्ट्रेटोलॉन्च का कहां पे है? तो कैलिफोर्निया कहां है? अमेरिका में है। और स्ट्रेटोलॉन्च के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो जीन फ्लोयड जो है वे इसके अध्यक्ष है। तो पूरी जानकारी मैं आप लोगों के सामने ले आया हूं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि आईसीसी ने 6 साल का प्रतिबंध किस देश पर लगाया है? कौन सा है? किस व्यक्ति पर लगा? देश नहीं, आईसीसी ने 6 साल का प्रतिबंध जो है ये किस व्यक्ति पर लगाया है? तो यहां से आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन है। यहां 4 ऑप्शन में आपने बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिस पर कि आईसीसी ने 6 साल का प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है। तो यहां से ऑप्शन ए, नुआन जोइसा जो है उन पर 6 साल का प्रतिबंध जो है आईसीसी ने लगा दिया है। श्रीलंका के हैं, पहले क्रिकेटर रह चुके थे, उसके बाद में कोच भी रह चुके हैं और उन पर 6 साल का प्रतिबंध जो है वो आईसीसी ने लगा दिया है। क्या बात है? पहले 4 ऑप्शन के बारे में। तो 3 और भी खिलाड़ी हैं आपके लिए, मोहम्मद नावीद और शैमान अनवर भट्ट। दोनों के बारे में मैंने एक पिछली वीडियो में कुछ दिन पहले बताया था कि दोनों यूएई के खिलाड़ी है और दोनों के ऊपर 8 वर्ष का जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके बाद में श्रीलंका के एक और खिलाड़ी है जिनका नाम है दिलहारा लोकू हेटगे। उन पर भी 8 साल का प्रतिबंध पहले ही लगाया जा चुका है और अब 6 साल का प्रतिबंध जो है ये नुआन जोइसा पर लगा दिया गया है। अब बात करेंगे नुआन जोइसा के बारे में। तो देखिएगा, वे श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, साथ साथ में कोच का भी पदभार संभाल चुके हैं। क्यों लगाया है? क्योंकि उन्होंने आईसीसी भ्रष्टाचार विरोधी संहिता का उल्लंघन कर दिया और इसी उल्लंघन करने के कारण ही उन पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ साथ में उन्हें 31 अक्टूबर 2018 को ही उन पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था, उन्हें निलंबित कर दिया गया था। लेकिन ये मामला जो था 2 साल से पेंडिंग में था, जिसके बाद अब उन पर ये रोक लगा दिया गया है, 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बात करते हैं आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में हुई थी। मुख्यालय कहां पे है? दुबई, यूएई में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। तो ये सारी जानकारियां जो थी, इस प्रश्न की सारी जानकारियां मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं। तो 3 प्रश्न के उत्तर पढ़ लिया। चौथे प्रश्न की तरफ चलिएगा कि कोजीट, COJEET ऑपरेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। कोजीट जो ऑपरेशन है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से 4 ऑप्शन में आपने सटीक आंसर को ढूंढना है, जो कि सटीक आंसर इसका रहेगा सशस्त्र बल। सशस्त्र बल जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये जानकारियां जो है वो मैंने आपको यहां से दे दी है। और अगर इस जानकारी के बाद हम और जानकारियां पढ़ेंगे तो पहले हम इन ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में करी गई थी। मुख्यालय कहां पे है? वाशिंगटन, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में इसका मुख्यालय है। बात करेंगे डब्ल्यूएचओ के बारे में। तो डब्ल्यूएचओ क्या है? डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय कहां पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और अगर अंतिम जो ऑप्शन लिखा है उसका नाम है यूनेस्को।
यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में करी गई थी। मुख्यालय कहां पे है? तो इसका पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और अब हम बढ़ेंगे इस प्रश्न के जानकारियों की तरफ। अब हम पढ़ेंगे इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ कि सशस्त्र बलों के द्वारा इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य यह है कि जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के दौरान जो मरीज होते हैं उन मरीजों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना, ताकि वो अपने दिमाग में, मस्तिष्क में गलत प्रकार की भावनाएं ना लाए और लड़ने की क्षमता बरकरार रखें। उसके साथ साथ उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना भी उनका इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है। और ये ऑपरेशन जो है ये माधुरी कानिटकर के अध्यक्षता में लेगा। वे कौन है? वे सशस्त्र बलों में 3 स्टार जनरल बनने वाली तीसरी महिला है। तो तीसरी महिला है, तो उससे पहले 2 महिला कौन है? पहली महिला थी वाइस एडमिरल डॉक्टर पुनीता अरोड़ा और दूसरी महिला जो है वो है एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय। तो ये सारी जानकारियां हमने इस प्रश्न से पढ़ ली है। उसके बाद देखिएगा 5वां प्रश्न कि यूनेस्को द्वारा प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021, प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहां से आप लोगों ने देखना है कि किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें यहां पर आपने पढ़ना है मारिया रेसा। मारिया रेसा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करेंगे 4 ऑप्शन के बारे में। शिंजो अबे को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया, किस क्षेत्र में? जन सेवा क्षेत्र में। केशुभाई पटेल को जन सेवा क्षेत्र में ही पद्म भूषण पुरस्कार से 2021 में सम्मानित किया गया। विजय चक्रवर्ती को भी जन सेवा क्षेत्र से ही पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ये वो पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार से अभी भारत सरकार ने इनको नवाजा है। उसके बाद में बात करते हैं मारिया रेसा के बारे में। मारिया रेसा जो है वो एक पत्रकार हैं। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक स्थिति में भी उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया, जिस वजह से उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। और बात करते हैं कि उनका जो पत्रकारिता का कैरियर है, उनका पत्रकारिता का कैरियर जो है वो 3 दशक यानी कि 30 वर्षों से भी अधिक पुराना है। 30 वर्षों से भी अधिक समय से वो पत्रकारिता का कार्य कर रही है। और बात करते हैं कि उनका नाम, ये जो यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार का जो नाम है, इसका नाम कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इसाजा के नाम पर ही रखा गया था। और यहां से 2 बातें और देखिएगा, प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार पढ़ लिया। अब बात करेंगे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? तो सूचकांक के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां से आपका जो आंसर रहेगा वो 142वां स्थान रहा। और जो ये प्रेस स्वतंत्रता है, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये वर्णित करी गई है। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां मैं आप लोगों के लिए इस प्रश्न से ले आया हूं। और 5 प्रश्नों के बाद हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज का क्या प्रश्न है आप लोगों के लिए? आज का आप लोगों के लिए क्या प्रश्न है कि इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है? ये एक दिवस है कि इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है। तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। इसका सटीक आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करके बताना है। उसके बाद है, कल आप प्रश्न पूछा गया था कि मार्केटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप वंडरलैंड के हेड कौन बने? तो एक जवाब आपका सही आया, जिसका नाम है जतिन कोरे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर आपका प्रश्न, आपका आंसर, आपका जवाब अगर आपका यहां पर दिखाना है, डिस्प्ले करना है, तो कम से कम आपने सर्च करना पड़ेगा। केवल नाम नहीं लिखना, अब आपने उससे संबंधित पूरी जानकारियां इकट्ठी करके कम से कम एक प्रश्न की जानकारियां तो मुझे देनी होगी, तब आपका नाम मैं यहां पर डिस्प्ले पर कर पाऊंगा। उसके बाद अगला प्रश्न कि विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर कौन बने हैं? क्रिप्टो बिलियनियर, देखिएगा क्रिप्टो एक करेंसी होती है, आपको पता होना चाहिए। क्रिप्टो एक करेंसी होती है जो कि डिजिटल करेंसी होती है। और सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर कौन बने हैं? तो 4 ऑप्शन यहां से आपके सामने है। 4 ऑप्शन में से आप लोग देखिएगा, विटालिक ब्यूटेरिन जो है वे विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर जो है वो बने हैं। तो ये जानकारी आपको मिल जाती है। उसके बाद 4 ऑप्शन, पूर्णा कौन है? पूर्णा सबसे कम उम्र में एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत के आंध्र प्रदेश जिले की एक लड़की है, जो कि 13 वर्ष और 11 महीने की उम्र में उन्होंने एवरेस्ट जो था वो फतेह कर लिया था। उसके बाद में देखिएगा ऑप्शन बी,
सना मारिन कौन है? तो वे फिनलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी। कितने वर्ष में? मात्र 34 वर्ष की उम्र में वो फिनलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी। और यहां से बात करेंगे विटालिक ब्यूटेरिन जो है 27 वर्ष की उम्र में सबसे ज्यादा या क्रिप्टो बिलियनियर जो है वो बने हैं। और मारिके कौन है? सबसे कम उम्र में बुकर पुरस्कार जीतने वाले 29 वर्ष की उम्र में। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी। उसके बाद में बढ़ेंगे हम उत्तर की तरफ कि वो एथेरियम के संस्थापक है और वे एक रूसी कनाडाई प्रोग्रामर है और लेखक है। उन्होंने 2014 में एथेरियम की स्थापना भी करी थी। तो ये सारी जानकारियां जो थी इस प्रश्न की मैं आप लोगों के सामने ले आया हूं। उसके बाद है 7वां प्रश्न, क्रिप्टो करेंसी क्या है? यहां से एक प्रश्न और बनेगा, देखिएगा। क्रिप्टो करेंसी जो होती है वो एक डिजिटल करेंसी होती है। डिजिटल करेंसी का मतलब ये है कि आपके पास में जेब में रुपए नहीं होंगे, बल्कि एक आभासी करेंसी कहते हैं इसे। डिजिटल करेंसी होती है कि आपके हाथ में कोई वस्तु दे दी जाती है या आपके पास डिजिटल रूप से कोई वस्तु प्रदान की जाती है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, कहीं भी विश्व में कहीं भी जाकर के प्रयोग कर सकते हैं। इसका सबसे पहले प्रयोग 2009 में बिटकॉइन के रूप में हुआ था और ये एक डिजिटल करेंसी है, इसलिए इसके साथ में धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। आपसे पैसे छीन सकते हैं, रुपए गिर सकते हैं, धोखाधड़ी हो सकती है, लेकिन ये डिजिटल होने के कारण इसके साथ में धोखाधड़ी नहीं होगी और इस पर किसी सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए इसका मूल्य भी कभी गिरता नहीं है। लगातार इस क्रिप्टो करेंसी का जो मूल्य है लगातार बढ़ता रहता है। उसके बाद 7वां प्रश्न कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? उससे पहले देख लीजिएगा कि भारत में भी 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं। 1 मई से ये कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण शुरू हुआ। मैं आपको जानकारी दे चुका हूं कि ये जो है इसमें 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए ये कोरोना वायरस वैक्सीन चली है। लेकिन ऐसा कौन सा देश है जिसने बच्चों को मंजूरी दे दी, बच्चों को भी कोरोना वायरस टीका लगाने की? तो ये देश है कनाडा। कनाडा, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। बात करेंगे पूरी जानकारी है। अब ये 12 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चे जो हैं उनको भी कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने की मंजूरी दी है। कौन सी? फाइजर बायोटेक। फाइजर बायोटेक मंजूरी दी है कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए। और कनाडाई सरकार ने दिसंबर 2020 में 16 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को वैक्सीन की मंजूरी दे दी थी, यानी कि इससे पहले 16 वर्ष से अधिक के तो दे चुका है, अब 12 से 15 के बच्चों को भी मंजूरी कनाडा के द्वारा दी गई है। कनाडा ने यह मंजूरी दी है। कनाडा की राजधानी कहां है? ओटावा। प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कनाडा जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला कौन सा है? रूस। और भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां आप लोगों के सामने यहां से स्क्रीन से मिल जाती है और 7वां प्रश्न आपका यहां से समाप्त हो जाता है। 7वें के बाद में बढ़ेंगे हम 8वें प्रश्न की तरफ। S&P ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है? तो कितना अनुमान लगाया है? तो यहां से देखिएगा ऑप्शन ए जो है 9.8% वृद्धि का अनुमान लगाया है। और इससे पहले ये अनुमान कितना था? 11% वृद्धि का। लेकिन कोरोना वायरस महामारी फैलने के कारण ये जो प्रतिशत था ये 11 से कम करके 9.8% जो था वो कर दिया गया था। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। बात है के बारे में कि ये पहले अनुमान 11% वृद्धि का था, लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण इसमें कमी कर दी गई है। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 कि जगमोहन मल्होत्रा का निधन, वे कितनी बार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने थे? तो कितनी बार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने थे? देखिएगा मैंने उपराज्यपाल नहीं लिखा है क्योंकि जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इससे पहले तो राज्य था और राज्य का राज्यपाल होता है, केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल होता है। तो वे 2 बार, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही रहेगा। वे 2 बार जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल बने थे। तो जानकारी पूरी प्राप्त करते हैं। पहली बार 1984 से 1989 के बीच में और दूसरी बार जनवरी 1990 से मई 1990 के बीच में। उन्होंने इसके बाद में दिल्ली, गोवा, दमन दीव के उपराज्यपाल का कार्यभार संभाला है। पहली बार लोकसभा के लिए वे
वे लोकसभा के लिए पहली बार कब चुने गए थे? 1996 में चुने गए थे। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने शहरी विकास और पर्यटन मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। वे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। 1971 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2016 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उसके बाद आज का आखिरी प्रश्न है कि बंगाल की ये खबर आप तक पहुंच गई होगी पहले ही कि पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो कौन बनी है? ममता बनर्जी। ऑप्शन बी सही रहेगा। लेकिन इतनी सी जानकारी नहीं, और जानकारी देखिएगा। सुचेता कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि यूपी की बनी थी। कब बनी थी? 1963 से 1967 में बनी थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनी थी। आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की पहली सीएम थी, 2014 से 2016 तक रही थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल का पदभार भी संभाले हुए। उसके बाद में जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी 1991 से 96, दूसरी बार मई 2001 से सितंबर 2001, तीसरी बार 2002 से 2006, चौथी बार 2011 से 2014, पांचवी बार 2015 से 2016 और मृत्युपरांत वो मृत्यु उनकी हो भी गई है जयललिता की। तो उसके बाद में देखिएगा थोड़ी सी जानकारी प्रश्न की कि ममता बनर्जी ने शपथ ले ली है, लेकिन जो सारे मंत्री हैं उनके या मंत्रिमंडल जो है वो 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर वो शपथ लेंगे। और तृणमूल पार्टी की वो प्रमुख है, अध्यक्ष हैं। तृणमूल पार्टी ने 292 सीटों में से 213 सीटें जीती हैं। दूसरे स्थान पर बीजेपी रही, 77 सीटें जीती। ममता बनर्जी अपने कार्यकाल में नबना की प्रमुख होंगी और उन्हें कलकत्ता पुलिस जो है वे गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मान दिया देगी। उसके बाद आखिरी स्लाइड है ये कि एआईटीसी की प्रमुख है। एआईटीसी क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसका गठन 1 जनवरी 1998 में किया गया था। मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय कहां पे है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल। अध्यक्ष कौन है? ममता बनर्जी। तो पूरी जानकारियां मैं